अगर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो तो रेजिडेंशियल ही हो, कमर्शियल हो तो कमर्शियल हो। नोटिस जारी करने के बाद भी हमें ये महसूस हुआ कि लोग फिर भी कंस्ट्रक्शन जोक दर जोक कर रहे हैं। कोई अपना मकान बनाना चाहता है, किसी का घर बनना है, वो जो बेचारे लोग हैं उनको ऑफिस दर ऑफिस घूमना पड़ता है ये परमिशन लेने के चक्कर में। होम इज ए नीड and once we convert that into hotel or guest house, that is a greed. Sewage treatment plant 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो गुलमर्ग को मिल गया है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 14 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है। उसमें जीडीए कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो जो टीन शेड्स बनाए जो ब्यूटी को यहाँ कम करते उनको तोड़ा क्यों नहीं जाता? एक प्रोटेस्ट होता है टंगमर्ग में जहाँ पे सीओ गुलमर्ग के खिलाफ नारेबाजी होती है, और उसके साथ साथ अगर बात करें उस प्रोटेस्ट से पहले टंगमर्ग में कुछ 22 इलीगल कंस्ट्रक्शन सीज होती है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सीईओ गुलमर्ग। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस लेके आज हम सीईओ गुलमर्ग के पास आए थे। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, खैर मकदम है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम इलीगल कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करेंगे। टंगमर्ग में 22-23 होटल्स बन रहे थे जिन्होंने परमिशन कंसर्न बीडीओ से लिया था एक रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए। तो वो वॉयलेट हुए, तो आपने उसमें कार्रवाई करी, उनको सीज किया। तो पिछले 3-4 साल से बन रहे थे वो, और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीईओ गुलमर्ग या जीडीए पे भी रेज होता है कि वो टाइमली क्यों नहीं उनको रोका गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिन कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। उस मास्टर प्लान में अभी जो हमारा फेज फर्स्ट में गुलमर्ग के अलावा टंगमर्ग, फिरोजपुरा, त्रंग, माही, इन गाँव को इंक्लूड किया गया है। लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पे उस किस्म से अवेयरनेस लोगों तक नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोगों ने इवन की अप्लाई भी किया है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में। आप जानते हैं कि बोका का इंस्टीट्यूट हुई है। बोका के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एनओसीज दरकार होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन को अंजाम देने के लिए, और उसका जो बेसिक जो है रेवेन्यू टाइटल वेरिफिकेशन का होना, उसके अलावा एज पर द मास्टर प्लान की जोनिंग के हिसाब से कि वहाँ किस किस्म की कंस्ट्रक्शन हो। और उस हवाले से जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारी ज्वाइन करने के बाद भी हमने 1-2 नोटिसें भी जारी की थी कि जिन लोगों को भी किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी है वो प्रॉपर तरीके से अपनी परमिशन ले लें, और परमिशन के बाद वो कंस्ट्रक्शन अंजाम दें। हम किसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं हैं, और आप जानते हैं कि गुलमर्ग बाउल में सच में हम ईज आउट करने के लिए इन एरियाज को इंक्लूड किया गया था जीडीए का। यही एक कंसेप्ट था कि ताकि जो गुलमर्ग का बाउल है सेंसिटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जानते हैं कि ये इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसके अलावा यहाँ को ये भी मालूम है कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ जो टूरिस्ट आता है, यहाँ गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी कि डे विजिटर्स की जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। नाइट स्टे जितने भी हमारे पास यहाँ एकोमोडेशन है उन्हीं को रिबरफिशिंग करके अपग्रेड करके वही रहे, उसके अलावा मजीद नया कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। तो इसलिए ये कंसेप्ट था इन एरियाज को इंक्लूड करने के लिए। और फेज फर्स्ट में ये जो एरियाज इंक्लूड हुए, मैंने पहले भी इस पे बात की है कि अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ कानून के हिसाब से मास्टर प्लान बनता है। मास्टर प्लान जब बनता है, मास्टर प्लान बनने के कुछ फेजेस होते हैं। उस वक्त भी जब मास्टर प्लान बना होगा, उस वक्त भी पब्लिश हुआ होगा, उस वक्त भी लोगों से ऑब्जेक्शन ली होंगी, उसके बाद इसको मास्टर प्लान को फाइनल किया गया है। तो न जाने किन वजूहात के बिना पे उसमें इतनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हुई है लोगों में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने बात की, अब भी मैं बात करूंगा कि जिन लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन सर अंजाम दी, चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने परमिशन ले ली, परमिशन देने वालों ने भी उस वक्त किन पैरामीटर्स को देखा है,
और जिस चीज को हमने जो अब सील की है, सील करने का मकसद यही है कि हम इन कंस्ट्रक्शन को किसी अथॉरिटी के सामने, पोका के सामने डिस्कस करेंगे। पोका हैज द मैंडेट, जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला, उसके चेयरमैन रहते हैं, उसके मेंबर्स रहते हैं, जो डेलिब्रेशन होगी उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा ताकि उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई बनती है। लेकिन हमने पहले एक नोटिस जारी की, नोटिस जारी करने के बाद भी हमें यह महसूस हुआ कि लोग फिर भी कंस्ट्रक्शन जोक दर जोक कर रहे हैं, और अभी भी हमारे पास इनपुट्स आ रही है कि अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन लोग करने के उस ताक में बैठे हुए हैं। तो जिससे आप जानते हैं कि लोगों में भी खदशात होते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो हो वो किसी पैरामीटर्स के तहत हो। अगर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो तो रेजिडेंशियल ही हो, कमर्शियल हो तो कमर्शियल हो, उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर पे भी लॉस ना हो, क्योंकि लोग रेजिडेंशियल की आड़ में कमर्शियल करते हैं, उसमें जो उसका चेंज ऑफ लैंड हो जाता है, उसमें और सारी बाज बेटरमेंट चार्जेस होते हैं, बिल्डिंग फीस होती है, अलग अलग फीसेस होती है, उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर पे भी लॉस होता है। तो और दूसरा जो है, क्योंकि जब मास्टर प्लान में है उसमें कुछ चीज़ों का बड़ा होना बहुत जरूरी है कि सेटबैक बिल्डिंग के जो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। आप जानते हैं कि वी आर प्रोन टू द फायर इंसिडेंट्स, वी आर प्रोन टू द अदर डिजास्टर्स, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मास्टर प्लान को हर किसी को, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मास्टर प्लान के प्रोज एंड कॉन्स को पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए। हम ईज आउट जहां करने का हमें मौका मिलेगा वहां हम ईज आउट भी करेंगे। जहां के रहने वाले लोग भी हैं, टंगमरग इन गाँव में लोग रहते भी हैं, उनके लिए भी कुछ ईज आउट होगा। और जो कमर्शियल बिल्डिंग बने उसका भी प्रॉपर एक पैरामीटर्स के तहत बने। तो उसी की कड़ी थी हमने ये जो एक कदम लिया है। ये एक मीटिंग हमने बाज़ाब्ता तौर पे इसमें मीटिंग की, जिसमें चीफ टाउन प्लानर थे, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग, तहसीलदार गुलमर्ग, एसडीपीओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या बाकी फॉरेस्ट के। तो हम सब ने मीटिंग में ये जायजा लिया कि अगर हमने इस एरिया को बचाना है और इस एरिया की जो एक आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंस है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी रोजगार का मसला है, इस पे हमारी जो है फ्यूचर जनरेशन है उसका मसला है, इन सब चीजों को हमने ख्याल रखना है। बाकी आपने प्रोटेस्ट की बात की, प्रोटेस्ट एक ऑफ, आई विल कम टू दैट बिफोर दिस। एक साइड से वो कंस्ट्रक्शंस हुई वहाँ पे 3 साल से 4 साल से, क्योंकि एक स्ट्रक्चर खड़ा करने में ऑब्वियसली ये रातों रातों खड़ा नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। बट वही अगर दूसरी तरफ कोई अपना मकान बनाना चाहता है, किसी का घर बनना है, बिकॉज घर ज़रूरियात ज़िंदगी में आता है। कश्मीर में ये कल्चर रहा है कि घर हमारा अच्छा होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो जो बेचारे लोग हैं उनको ऑफिस दर ऑफिस घूमना पड़ता है, ये परमिशन लेने के चक्कर में। उनको फायर, फॉर एग्जांपल अगर उनको फायर सर्विस से एनओसी लेनी पड़ती है, उसके लिए उनको सोपोर बारामूला का रुख करना पड़ता है। तो लोगों की कहीं ना कहीं ये डिमांड है कि थोड़ा सा जो सच में रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं उनका जो ये मसला है यही सॉर्ट आउट होना चाहिए डिवीजन लेवल पे। उनको और जगह पे ऑफिस से ऑफिस चक्कर करना ना काटना पड़े, और एक प्रॉपर चेकलिस्ट उनके पास हो, वो चेकलिस्ट फॉलो करके डॉक्यूमेंट्स एक ऑफिस में हैंड ओवर करे। तो उस पे क्या देखें, उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं, रेजिडेंस अब तक लोकल एरिया, उसके लिए प्रोविजन होता है। वो एक घर, आपने सच में बात अच्छी कही कि घर जो है जरूरत है, होम इज ए नीड, and once we convert that into hotel or guest house, that is a great. Exactly. तो उस चीज को मैंने तभी आपसे कहा कि जो है बोका है, बोका के पास मैंडेट है उस चीज को, उस जायजे को लेने के लिए। तभी उसमें इन डिपार्टमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू जो टाइटल वेरिफिकेशन करती है कि वाकई ये जमीन इसी की है, इस पे इंटाइटलमेंट है। उसके अलावा जो आप जानते हैं कि चीफ टाउन प्लानर का होना इसलिए लाजमन जरूरी है ताकि उसमें जो है उस जगह की जो है नेचर ऑफ द लैंड क्या है, उसका उसमें क्या, उसमें जोनिंग में क्या रखा गया है, क्या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, बफर है, ये कहीं मिक्सअप ना हो। जहां हमें कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना है वहां रेजिडेंस न बने, जहां रेजिडेंस बने वहां कमर्शियल न बने, एक डिफरेंस रहे। बाद में उसके बाद आपको पता है कि जब हमारे पास
एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब हमारे पास रोजगार की बात आती है, जब हमारे पास टूरिस्ट फ्लो आता है, फिर घर उनको भी कन्वर्ट करने का एक मौका मिलता है इनटू होम स्टे, ताकि वो घर में उसके पास अगर 5 कमरे हैं तो कमरे वो होम स्टे इस्तेमाल कर सकता है, ताकि टूरिस्ट आ जाए, एक तो उसको बजटेड अकोमोडेशन मिले, दूसरा उसको यहाँ के कल्चर का एक कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, और तीसरा उस घर में रोजगार हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा, लाजमन रखा जाएगा, लेकिन वो तब जाके जब लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, जब लोग सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2-3 दिन पहले एक एप्लीकेशन आई, उन्होंने कहा हमने रेजिडेंट, मैंने उनको कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि क्या वाकई ही जो आप ये बनाएंगे ये क्या रेजिडेंस है, घर है, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, ये कल की डेट में ये ना हो कि इस आड़ में आप इसको होटल में कन्वर्ट करेंगे। वो ईज आउट करना हमारी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जहां हमारे पास रिजिडिटी है कानून में, वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा। सीओ गुलमर्ग के खिलाफ नारे लगते हैं, सीओ गुलमर्ग हाय हाय, और सीओ गुलमर्ग पे ये भी इल्जाम लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम रूल कर रही है कश्मीर में, वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, रादर देन ही शुड टेक पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ही शुड टेक पीपल इनटू द कंसिडरेशन। जिसका जो भी काम है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो सीओ गुलमर्ग जो काम करते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जो एलिगेशन है उसको कतई डिनाई करता हूँ। आप सर्वे करिए, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अगर ये बात करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर कोई ये बात कहता है, स्टेक होल्डर ये कोई बात कहता है कि सीओ हमें मिलने नहीं दे रहा है, मैं तो ओपन हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। मैं गुलमर्ग की बात करता हूँ, गुलमर्ग की जो इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, डिफरेंट तरीकों से गुलमर्ग, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि गुलमर्ग हमें तोहफे में मिला है, जो हम रोजगार के सिलसिले में या आए हैं, या जो सर्विसेज टूरिस्ट को यहाँ दे रहे हैं, या जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ये सब के लिए एक तोहफा मिला है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। तो जहाँ तक नारेबाजी का सवाल है, हर किसी डेमोक्रेसी है, हर किसी को एक मौका मिलता है कि किसी न किसी तरीके से अपने वो गुस्से का इजहार करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कभी मेरे साथ कभी बात नहीं की, कभी ऑफिस में मिले नहीं, ऑफिस में मिलने के बगैर ही उन्होंने अगर ये कोई एहतजाज किया है, ये उनका अपना, शायद ये रंजो गुस्सा जो है, जो आपके खिलाफ फूट पड़ा इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इसीलिए है क्योंकि शायद जो लोग हैं, जो गरीब लोग अपने मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बोका में आते हैं और वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर वो उनको उतना इल्म नहीं होता कि कौन से ऑफिस जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जब वो बनाते हैं तो उनको छेड़ने आते हैं, आपके डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, नहीं आप नहीं बना सकते, बोका में आता है, तो इसलिए शायद ये गुस्सा फूट। नहीं, गुस्सा, मैंने आपको कहा कि गुस्से का इजहार करना हर किसी का अपना अपना एक जाती जो है एक सोच है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले ओपन हूं, मैं सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, सबकी बात जहां मुझे लगता है मुझे हायर अथॉरिटीज को अपने साथ, हायर अथॉरिटीज तक कोई बात पहुंचानी है, बोका में कोई बात करनी है, उस सिलसिले में जहां भी मुझसे हो सकता है मैं काफी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने मास्टर प्लान को भी बालाई ताक रख के कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ, बोका को मैं साइड करके भी कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ। उन सब चीज़ों को हमको समझना है, उन सब चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी इम्पॉर्टेंस को हमें सबसे पहले सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है इस जगह के साथ अपने आप को जोड़ना है। ये हमारे लिए एक ऐसा खजाना है जो बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मौसमों में टूरिस्ट को लुभाता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और यहाँ एक रोजगार का मौका देता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जहाँ हमें लगेगा कि जहाँ हमें ईज आउट करना है, वहाँ हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों के लिए जो भी हमसे मुमकिन कोशिश हो सकती है, बेटर वे में उन तक हम पहुंच जाएं, उनके मसले मसाइल को हम समझें। हमारा सिर्फ ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि हम एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हम जो है
एक फैसिलिटेटर भी है। डिफरेंट तरीके से हम फैसिलिटेशन चाहते हैं। तो मेरा इसमें क्लियर यह है कि मैं डिनाई करता हूं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में हम काम नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त का जो ऑनरेबल एमएलए होता है, वक्त की जो एक गवर्नमेंट होती है, एज पर द प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल बनता है ऑनरेबल एमएलए का, ऑनरेबल मिनिस्टर का, ऑनरेबल सीएम साहब का। तो उस बात को एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स हमने तो उसमें तो हम कोई ये नहीं कह सकते कि हम वो उनकी बात नहीं मानेंगे। उनकी जो जायज़ बात होगी, जो क्योंकि वो अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ, वो भी जब हलफ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अब द इंडिया के अंडर लेते हैं, तो उनकी बात एज जब वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आता है तो उसमें उनको एक प्रोटोकॉल है, उनकी प्रोटोकॉल को तो हमने उसका ख्याल रखना है। उसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ लोग हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे पौनी वाला, हमें उसकी भी इज्जत करनी है। बाकी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी भी तरीके से यहाँ का एक ताजिर है, यहाँ का व्यापार मंडल है, हर किसी की बात हम सुनने के लिए तैयार हैं एज पर अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ। गार्बेज डंपिंग साइट पे मैं एक स्टोरी करता हूँ, आपने देखी होगी। थोड़ा सा मेरे वर्ड्स उस टाइम हार्श थे बिकॉज जो सिचुएशन वहाँ पे थी, बट यू टुक इट पॉजिटिवली। आपने वो उसमें इक़्तिदाम उठाए, वो गार्बेज डंपिंग साइट को आपने क्लियर किया। ऑब्वियसली मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, शायद जर्नलिज्म का काम ही यही सहाफत है कि अगर मैं कहीं क्रिटिसिज्म करता हूँ, ऑफिसर उसको पॉजिटिव वे में ले ले। आपने वो क्लियर करवा दिया। तो आगे जाके उस डंपिंग साइट को फंक्शनल बनाने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पे, उसको फंक्शनल बनाने के लिए क्या इक़्तिदाम लिए जा रहे हैं? देखिए, आपने जो ये बात की सॉलिड वेस्ट की, ये सालों से एक मसला गुलमर्ग के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि जो टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ता है, जो भी यहाँ होटल्स हैं, जो भी यहाँ कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो भी यहाँ डे टूरिस्ट आता है, डिफरेंट तरीके से यहाँ गार्बेज निकलता है, जिसमें हम जो म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग है उसका जो मैंडेट है उसका कलेक्ट करना। फिर हमने जो यहाँ एक सॉलिड वेस्ट प्लांट बनाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो उस तरीके से उसमें जो फंक्शनलिटी थी वो नहीं रही। आज भी हम जो मैकेनिकल की टीम है, हम यहाँ हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस एरिया के लिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, हमने यहाँ तो जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, दोनों जो है प्लांट अप्रूव हो गए हैं। आने वाले दिनों में दोनों प्लांट्स पे जो है, एक तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो गुलमर्ग को मिल गया है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो 14 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है, पूरा डीपीआर सबमिट हुआ है, अप्रूव हो गया है, उस पर भी आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुबारकबाद इस एरिया के लिए, जो लोगों के जो खदशात थे वो सबसे पहले एड्रेस हो जाएंगे। और जो प्रेजेंट हमारी पोजीशन है, जो भी हमसे मुमकिन कोशिश हो सकती है साइंटिफिक तरीके से, जितना भी हम देखें, हमने यहाँ पॉलीथीन बैन किया है और जितना भी हमसे कोशिश हो सकती है हम उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की हम बात करते हैं, या जो बाकी चीज़ें हैं, जो आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट गुलमर्ग बाउल के अलावा कोंगटोरी, अफरवट की तरफ भी जाता है। लेकिन फिर वही बात कि हम जब ये जॉइंटली इस पे काम करेंगे तो ज़रूर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात की जाएगी। कुछ हम अगर अपना वक्त इस पे इस्तेमाल करें, अपनी 24 घंटा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अगर 5 से 10 मिनट हमारा सर्विस प्रोवाइडर, स्टेक होल्डर उस पे काम करेगा, गार्बेज का कोई लिटरिंग ना करे, कोई गार्बेज थ्रो ना करे, जितने भी यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं उनसे भी मेरी मौजबाना गुजारिश रही, जहाँ भी वो बैठते हैं उस जगह, क्योंकि जब वो बैठते हैं वो पहले एक साफ जगह ढूंढते हैं और जब वो निकलें तब उस साफ जगह को उसी तरीके से अगर वो रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। ये सिर्फ एक अथॉरिटी की बात नहीं है, यहाँ हर किसी की अथॉरिटी है। जैसे आपने सोहबत की बात की, आपने पॉइंट उठाया, जब आपने पॉइंट उठाया कि हाँ गार्बेज पे इस किस्म का डंपिंग साइट बन चुका था जिससे खतरा था,
इन्वायरमेंट को उससे खतरा था। यहाँ आसपास जो हम लोग वहाँ चल रहे हैं उनकी हेल्थ पे हेल्थ हैजर्ड था। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी भी इस पे स्टोरी करें कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं ये कहूंगा कि वी हैव जॉइंटली पुट आवर एफर्ट्स टू मेक द गुलमर्ग अ वंडरफुल, a plastic free, a polythene free, a garbage free destination. एक आखिरी सवाल, गुलमर्ग में इलीगल कंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से बैन की गई है, बट इंटरनली कहीं एक जगह पे कंस्ट्रक्शंस चल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ होटल्स ने, अगर उनके पास ऑलरेडी लैंड अलॉटेड है जो लीज है या जिनका लीज खत्म हो गया है, बट उन्होंने अपने होटल्स के आगे शेड्स बनाए हैं, तो ये माजरा मुझे समझ नहीं आया, इसमें जीडीए कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो जो टीन शेड्स बनाए जो ब्यूटी को यहाँ कम करते हैं, उनको तोड़ा क्यों नहीं जाता? देखिए, आपका बिल्कुल कहना हक बजानिब है। मैंने पहले आपको कहा कि इसमें हमने ऑलरेडी जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती थी, हमने एक कमेटी तश्कील दी है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम दूसरे मामलात में भी बिजी थे। और जो आपने ये शेड की बात की, हमने इसमें रेवेन्यू की टीम, R&B की टीम, ताकि हम इसमें मेजरमेंट करेंगे जिसकी जितनी लैंड लीज हुई है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ लीज का भी बड़ा एक इशू है, उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। उसमें प्रॉपर मेजरमेंट करके जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आपने मेरी नोटिस में बात लाई है, मैं अभी आपसे बात करके उस इलाके का दौरा करूंगा, और अगर सच में वाकई ऐसा कुछ मामला होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो पहले भी हम करते थे और करेंगे। इसमें कोई पिक एंड चूज वाली बात है नहीं। हम कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर करेंगे जो किसी भी तरीके से यहाँ इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक रही बात, आप जानते हैं कि हमारे पास कमोबेश यहाँ 40-50 होटल्स हैं डिफरेंट तरीके जो कैटर करते हैं टूरिस्ट को। तो उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन, जो भी बोका यहाँ परमिशन देती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक कुछ होटल्स को माइनर रिपेयरिंग रिनोवेशन की परमिशन दी गई है पिछले कुछ सालों से। हो सकता है उस आड़ में किसी ने अगर उसका कोई नाजायज फायदा उठाए, उसको भी देखा जाएगा। हमने ऑलरेडी इसमें जो हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर, उसकी डायरेक्शन है, बोका चेयरमैन है, उनकी हिदायत के मुताबिक जो हमने ये कमेटी तश्कील दी है, हम आने वाले दिनों में उसका पूरा वो कमेटी जगह जगह जाएगी और जो भी तजावुज़ात पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।